अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे अपने दिन को भरपूर तरीके से। और हम हस्ब रिवायत आपके लिए लेकर आ गए सिलसिला नावल रूह है अब एपिसोड 15, जिसको आपके लिए तहरीर किया है रिमशा मुख्तार ने। तो फिर जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बटन दबाइए ताकि हमारी नई और नई वीडियोज़ आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलते हैं नावल की तरफ। उसके कमज़ोर वजूद को बाहों में भरे गैर मुतवाज़न ज़मीन पर एहतियात से पाँव धरता वो गैर मुतय्यन सिमत की जानिब कदम उठा रहा था, इस उम्मीद पर कि मदद मिल जाए। ग़ज़लबाज का सर उसके सीने पर ऐन उसके मुकाम क़ल्ब पर टिका था और वो उसकी बेतरतीब धड़कनें सुनने की हुदूद से दूर नीम बेहोशी में थी। उसकी मध्यम चलती सांसों का ज़ीरो बम उसके वजूद में ज़िंदगी की रमक बाकी होने का वाहिद गवाह था। इस वक्त सजावल की जैकेट उसके वजूद पर लिपटी थी, लेकिन वो फिर भी ठंडी पड़ रही थी। सर्द हवा के थपेड़े और खामोशी में चीड़ के दरख्तों की वक्तन फवक्तन सरसराने की आवाज़ें अजब खौफ सतारी किए हुए थीं। घनघोर घटाएं बड़ी फराख दिली से आसमान पर अपनी जगह बना चुकी थीं। बादल किसी भी पल बरसने को बेताब थे। उसका अपना सांस बेहद फूल रहा था। चोट लगने के बाइस सर में शदीद दर्द उठ रहा था और नकाहत उसके बदन को शिकस्त तस्लीम करने पर मजबूर कर रही थी। लेकिन वो डटा हुआ था, खुद से ज़्यादा अपने हमरा उस निस्वानी वजूद के लिए जिसके ज़ख्मों से जाने कितना खून बह चुका था, जिसके बदन में शायद जहर फैल चुका था, जिसे उसकी एक कोशिश ज़िंदगी की तरफ ला सकती थी। उसने चलते हुए एक नज़र उसके चेहरे पर डाली। बेदाग वो पुरकशिश चेहरा इस समय किसी भी रानाई से मुबर्रा जर्द पड़ रहा था। अगरचे उनकी मुलाकातें हमेशा से नाखुशगवार रही थीं और सजावल ने हमेशा उसके सब्ज नगीनों में खुद के लिए नागवारी नहीं तो कम से कम नापसंदीदगी का तासुर देखा था। और इसमें भी कोई शुबा ना था कि वो उसे एक लुफंगा और आवारा इंसान गर्दानती थी। लेकिन जवाबन उन्हें जज्बात का इजहार करने की बजाय सजावल इस समय अपने दिल को उसकी जानिब हमकता हुआ महसूस कर रहा था। वो उसके रहम करम पर थी, आसान लफ्ज़ों में कहा जाए तो बोझ, जिसे शायद उसे यहाँ छोड़कर खुद को बचाना चाहिए था कि जल्द ही रात अपना आंचल फैला लेती और फिर मुमकिन है वो किसी जंगली जानवर का लकमा बन जाते। लेकिन इंसानी हमदर्दी से बढ़कर कुछ था जो वो उसे यूं छोड़ देने का अहल ना था। उसको ख्यालों से खींच लाने वाली आवाज़ किसी मवेशी की थी। वो चौकन्ना हुआ। मदद की उम्मीद में उसके कदम तेज़ी से उठने लगे। कई आवाज़ें इकट्ठी होने लगीं। करीब ही शायद कोई रेवट था। तेज़ चलने से उसका जिस्म साथ छोड़ने लगा। अब्रे रहमत किसी जहमत की मानिंद आसमान से बरसता उसके इम्तिहान में कठिनाइयाँ लाने लगा। उसने चंद कदम मजीद लिए और बिसारत एक जीते जागते इंसान से जा मिली। वो एक मुकामी नौजवान था, हाथ में लंबा डंडा थामे चढ़ते मवेशियों को हाँक रहा था। सजावल ने उसे अपनी कई आवाज़ें देनी चाहिए, लेकिन लब प्यासे और हलक में चुभते कांटे उसे बेबस कर गए। इसी समय उसके पैर तले एक अदद पत्थर आया और वो अपना तवाज़ुन खोता वहीं गिर गया। उसके बाजों में मौजूद ग़ज़लबाज भी लुढ़कती हुई उससे दूर जा गिरी। हवास खोने से पहले सजावल ने उस नौजवान को खुद की जानिब दौड़ते देखा था और फिर उसका जहन तारीकी में डूबता चला गया। ट्रैक पर तो कहीं नहीं जा सकते, मुझे लगता है वो यहीं माल रोड पर कहीं खो गए हैं, या पेस्को वर्ल्ड के नुमाइंदे के अल्फाज पर दोनों असातिज़ा बेचैन हुए, या खुद कहीं चले गए हैं। उनकी बात मुकम्मल होने की देर थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। हमारे स्टूडेंट्स का हमें अंदाज़ा हो जाता है कि कौन किस कमाश और किस घराने का है। वो बच्ची ऐसी नहीं है, मुमकिन है कोई हादसा हो गया हो, सर जवाद ने ग़ज़लबाज की हिमायत में कहा। लेकिन जवाद साहब, किस किस्म का हादसा? और चले हो भी गया हो तो दोनों के साथ होना कोई इत्तफाक ही है, और ऐसे इत्तफाक हकीकी ज़िंदगी में नहीं हुआ करते। दूसरे सर की बात पर जवाद साहब बेचैन हुए। अब क्या किया जाए? ऐसा करते हैं, बाकी स्टूडेंट्स को वापस गेस्ट हाउस भिजवा देते हैं और हम लोग उन्हें यहाँ तलाश करने की कोशिश करते हैं, या मुमकिन है वो यहीं पर लौट आएं, वरना हमें मैनेजमेंट से रब्ता करना पड़ेगा और फिर उन दोनों की फैमिलीज से। पेस्को के नुमाइंदे के मशवरे से दोनों असातिज़ा भी मुत्तफिक थे, इसीलिए उन्होंने बसों की रवानगी का ऑर्डर दिया और ख़ुद वहीं रुक गए। बस को रोक कर फरमान नीचे उतर आया था। सर, उन दोनों का कुछ पता चला? आप सबको वापस क्यों भेजा है? उसके लहजे में बेपनाह फिक्रमंदी थी। फरमान,
सजावल आपका कज़न है, क्या उसने आपको कोई हिंट दिया कि वो उस लड़की के साथ इन्वॉल्व है या वो कुछ करने वाला है, या ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ जा सकता है? सर जवाब मुस्तरबाना लहजे में पूछ रहे थे। नहीं सर, आप कहना क्या चाह रहे हैं? वो लड़की और सजावल एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व नामुमकिन, लेकिन हमें यही शक है कि वो जहाँ भी गए हैं अपनी मंशा के मुताबिक साथ साथ गए हैं। आप बाकी स्टूडेंट्स के साथ गेस्ट हाउस जाइए, हम उन्हें तलाश करने की कोशिश करेंगे और नाकामी की सूरत में उनके घर वालों से रब्ता करेंगे। सर क्या मैं भी आप लोगों के साथ रुक सकता हूँ? मैं भी मदद करूँगा और मुझे अपने कज़न की फ़िक्र भी हो रही है। वो अचानक कहाँ जा सकता है? कोई हादसा ना हो गया हो? फरमान मसनूई परेशानी से गोया हुआ। ये तो उसके फरिश्ते भी जानते थे कि फरमान को सजावल की कितनी फ़िक्र है। ओके ठीक है, फिर आप यहीं रुक जाइए, बाकी बसेस रवाना हो जाए। वो सर हिलाता गाड़ी से अपना बैग निकाल लाया और अब वो अकेले अकेले माल रोड का चप्पा चप्पा छान रहे थे। लेकिन लोगों के अज़्ज़ाम में उन दो को ढूंढना भी आटे से नमक निकालने के मुतरादिफ था। 1 घंटे की बेसमर ख्वारी के बाद बारिश की तेज़ बौछार ने उन लोगों को हार मानने पर मजबूर कर दिया था। भीगा लिबास लिए वो सब गेस्ट हाउस वापस लौट आए थे। इंतजामिया को मतला कर दिया गया था और अब इस बात पर मुशावरत चल रही थी कि आया सजावल और कजलबाज के घरों में इतला दे दी जाए या कल सुबह तक का इंतजार किया जाए। फिर फैसले के मुताबिक उन दोनों के घर वालों को उसी वक्त कॉल मिलाई गई थी। मनसा बेटा, आज कजलबाज का फ़ोन नहीं आया। अरबाज साहब मगरिब की नमाज अदा करके घर लौटे थे। पानी का ग्लास हाथ में थामे किचन से निकलती मनसा को देख उन्होंने इस्तफसार किया। नहीं अब्बू, सुबह सुबह बात हुई थी बस। उसने बताया था वो लोग ट्रैक पर जा रहे हैं तो मौका नहीं मिला होगा। अच्छा चलो, अब तो वापस आ गई होगी ना, अब कॉल मिला लो। दिल में सर उठाती अजब सी बेचैनी को दबाते वो घूट घूट पानी पीने लगे। जी अब्बू। मिनसा अंदर कमरे में जा चुकी थी। कुछ ही देर में वो वापस आ गई। अबू कॉल जा रही है पर वो उठा नहीं रही। अच्छा चलो, शायद कहीं मसरूफ हो, वैसे भी उसने सुबह आ ही जाना है, उन्होंने जैसे खुद को तसल्ली दी थी। लेकिन इस बेनाम सी उलझन का सबब जल्द ही उन पर आश्कार हो गया था जब उनके फ़ोन पर कॉल मौसूल हुई थी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उनकी भारी संजीदा आवाज़ के जवाब में दूसरी तरफ से जवाब देकर अपना तारुफ करवाया गया था। जी जी, मैं कजलबाज का वालिद बात कर रहा हूँ। दूसरी तरफ से किए गए सवाल पर उनका माथा ठनका था। अरबाज साहब, आपकी बेटी सुबह ट्रैक पर से गायब हो गई हैं। हम उन्हें तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा। ऐसे कैसे गायब हो सकती है? आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं थी क्या? अरबाज साहब का जलाल एकदम औंध कर आया था। देखिए जनाब, अगर तो कुछ हादसा हुआ होता तो हम ज़रूर जिम्मेदारी लेते, लेकिन हमें लगता है वो अपनी मंशा पर कहीं चली गई है। दूसरी जानिब से तहम्मुल से जवाब आया था, लेकिन अरबाज साहब का जब्त फौरन रुखसत हुआ था। मैं ऐसी बकवास बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। आप अपनी नाअहली को ढाँप कर मेरी बेटी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उनकी बुलंद आवाज़ पर रज़िया बेगम और मिनसाती फ़ौरन यहाँ आई थीं। हम इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, मुमकिन है हम गलत हों, लेकिन सूरत हाल इसी तरफ इशारा कर रही है। और गायब होने वाली वो अकेली नहीं है, बल्कि हमारे ही ग्रुप से एक लड़का भी गायब है और हमें लगता है कि वो दोनों साथ साथ। बस, अरबाज साहब ने उनकी बात कता की थी। मैं अभी के अभी वहाँ पहुँचा हूँ। यूँ बेसरोबा इल्ज़ामात मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। उनके सीने में शदीद दर्द उठ रहा था, लेकिन वो ज़ब्त से कहते कॉल काट गए। क्या हुआ है? किसकी कॉल थी? आप कजलबाज की बात कर रहे थे? रज़िया बेगम परेशानी से इस्तफसार कर रही थी। उनका दिल अनहोनी के एहसास से बेढंगे अंदाज में धड़क रहा था। कजलबाज कहीं गायब हो गई है और इंतज़ामिया का कहना है कि वो किसी लड़के के साथ, जो कि उसके साथ ही गायब हुआ है। उन्होंने बड़े ज़ब्त से बात मुकम्मल की थी। या मेरे अल्लाह, नहीं मेरी बेटी ऐसी नहीं है। अल्लाह कोई हादसा ना हो गया हो, या अल्लाह मेरी बेटी की हिफाजत करना। रज़िया बेगम रोने लगी थी। मैं अभी मरी के लिए निकल रहा हूँ। वो फैसला कुन अंदाज में उठ खड़े हुए। रज़िया बेगम ने देखा उनके सर उठाकर चलने वाले शौहर के कंधे ढलके हुए और हाथ कपकपा रहे थे। उनका दिल गोया बंद होने लगा। अरबाज, इस वक्त बाहर बारिश हो रही है, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। वो उठकर उनकी जानिब आई। यहाँ इज्जत के लाले पड़े हैं, जान की परवाह नहीं मुझे। बस दुआ करना कि तुम्हारी बेटी की लाश मिल जाए, लेकिन मेरी दस्तार ना उछले, नहीं तो उसके जनाजे को कंधा तक नहीं दूंगा मैं। उनकी आंखों में खून उतरा था। रज़िया बेगम का कलेजा हलक में अटक गया। लफ्ज़ तुम्हारी बेटी
उनके सीने में किसी तेज धार आरी की माने छुपा था। आप जलाल को साथ ले जाएं। रजिया बेगम ने अपने अंदर उठती तकलीफ को दबाते हुए उस शख्स का हवाला दिया था जिसको इल्म होना गोया पूरी बरादरी को इल्म होने के मुतरादिफ था। नहीं, कोई किसी से बात नहीं करेगा। एक लफ्ज़ भी इस चार दीवारी से बाहर नहीं निकलना चाहिए। वो ठंडे बेतासुर लहजे में कहते बाहर गैराज में निकल आए। बाहर तड़ तड़ महीना बरस रहा था। बरसात की बारिशों का सिलसिला हनूज जारी था और इस मौसम में मरी की बल खाती सड़कों तक का सफ़र मौत के कुएं में करतब दिखाने के मुतरादिफ था। अपनी सफ़ेद ऑल्टो की ड्राइविंग सीट संभालते उन्होंने बड़े दिल बर्दाश्त होकर गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील को थामा था। यही गाड़ी थी जिसमें वो बड़ी चाहत से अपनी बेटी को ड्राइविंग सिखाते थे और आज उन्होंने एक गहरा सांस लेते सफ़र का आगाज़ किया। गेस्ट हाउस का पता उनके पास पहले से मौजूद था। उनकी आंखों में नमी की दबीज तह बसारत को धुंधला रही थी और बाकी की कसर बाहर बरसती बारिश पूरी कर रही थी। उसकी आंख खुली तो नीम अंधेरे ने उसका इस्तकबाल किया। जिस्म को महसूस होने वाला सबसे पहला एहसास गर्माहट और पुरसुकून बिस्तर का था। उसने आंखें झपक झपक कर अंधेरे में देखने की कोशिश की, लेकिन आसपास कोई जी नफ्स मौजूद न था। बाहर बरसती बारिश की बूंदें टीन की छत से टकराती शोर पैदा कर रही थीं। पूरे कमरे में फैली मध्यम सी रोशनी एक जानिब अंगीठी में दहकती आग की मरहूने मिन्नत थी। चंद सातें चित लेटे वो चंद घंटे कबल हुए लम्हात को अपने जहन में दोहराने लगा और उन्हीं के साथ कजलबाज का ख्याल बड़ी तेजी से आया तो वो फौरन उठा। जाने वो कहाँ था और वो लड़की, वो कहाँ थी? कोई है? उसने बुलंद आवाज में पुकारा। एक दफा, दो दफा, तीसरी आवाज से पहले ही कमरे का दरवाजा खुला और एक वजूद हाथ में लालटेन थामे अंदर दाखिल हुआ। सलाम। शुक्र है रब का तुमको होश आ गया। अब कैसा महसूस कर रहे हो भाई? वो वही पहले वाला लड़का था जो लालटेन एक जानिब लकड़ी की मेज पर रख कर उसके करीब आया था। बेहतर हूँ। वो मेरे साथ जो लड़की थी, हाँ वो मेरी अम्मा के साथ है, दूसरे कमरे में। तुम अभी उठो मत, तुम्हारे सर में चोट लगा है। वो पहाड़ी लबो लहजे में टूटी फूटी उर्दू बोलता हुआ उसे उठने से मना कर गया। मेरा नाम जाहिद है, मैं तुम्हारे लिए खाना लाता हूँ। नहीं, मुझे पहले उसे देखना है। अच्छा ठीक है, आओ मैं ले चलता हूँ। जाहिद ने उसे सहारा देकर उठाया और वो दोनों कमरे से निकलते एक बरामदे में आन रुके। बरामदे का हिस्सा भी छत से ढका था और उससे कुछ फासले पर बारिश की तेज बौछार अंधेरे में दूर तलक देखना नामुमकिन बना रही थी। बाहर निकलते ही ठंडी हवा उसके चेहरे को छूती उसे ठिठुरने पर मजबूर कर गई। अलबत्ता उसके लिबास में एक अदद गर्म जर्सी का इजाफा हो चुका था, जो यकीनन उसके मोहसिन का एहसान था। वो दोनों चंद दरवाजे पार करते एक लकड़ी के दरवाजे के सामने आन रुके। जाहिद ने दरवाजे पर दस्तक दी और अंदर से एक उधेड़ उम्र की औरत ने दरवाज़ा खोला, जो यकीनन जाहिद की माँ थी। फिर सजावल को अपने बेटे के साथ देख वो खातून पीछे मुड़ी और किसी और जबान में अंदर मौजूद नफ्स को कुछ कहा। थोड़ी ही देर में दरवाज़ा खुल गया। सजावल ने देखा अंदर दो चारपाइयाँ लगी थीं। एक पर लिहाफ ओढ़े लेटा वजूद कजलबाज का था और उस कमरे में भी वैसी ही अंगीठी दहक रही थी जैसी पिछले कमरे में थी और एक लालटेन ऊपर दीवार से टंगा था। अंदर जाहिद की माँ के अलावा एक और लड़की थी जो कजलबाज के पास बैठी थी और अब उसकी आमद के बाद उठ खड़ी हुई थी। उसका चेहरा नकाब में छुपा था। उधेड़ उम्र खातून ने गालिबन उसे पर्दे का ही कहा था। आओ आओ, वो खातून उसे बैठने का इशारा करती एक जानिब हुई। सजावल धीमी रफ्तार से चलता कमरे में मौजूद खाली चारपाई पर आन बैठा। ये मेरी अम्मा है और ये मेरी घरवाली। जाहिद ने तारुफ कराया तो सजावल ने सलाम किया, जिसका जवाब उन्होंने खुश अखलाकी से दिया था। सजावल ने एक नज़र कजल पर डाली। वो अभी तक सो रही थी या बेहोश थी, उसे अंदाज़ा न हो सका। कुड़ियाँ की जख्मत दवा ला देती है, लड़की के जख्मों पर दवा लगा दी है। वो पहाड़ी जबान में गोया हुई जो सजावल के ऊपर से गुजर गई। उसने नासमझी से जाहिद की जानिब देखा। इनके जख्मों पर दवा लगा दी है, जाहिद ने तर्जुमा करके बताया। इसको सांप ने काटा था। सजावल के लहजे में बला की परेशानी थी। कुड़ी जख्मी थी बहुत। इधर ही खलीम लबी कैसी झेड़ा,
सुपा ने ज़ोहरा ना तोड़ कड़ी सका दम ते ना। यहाँ एक हकीम है जो सांप के जहर का तोड़ करता है दम के साथ। उसने दम किया है 2-3 दम से फाका होगा। सजावल की बात में सांप का लफ्ज़ समझकर वो खातून खुद ही बताने लगी, जिसका साथ ही जाहिद ने तर्जुमा कर दिया था। ये तुम्हारी घर वाली है? वो खातून पूछ रही थी और सजावल को समझ न आई कि वो क्या जवाब दे। जी फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? यकीनन पसंद आई होगी, तो जुड़े रहिएगा क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल के साथ, जहां बहुत जल्द हम एक नई एपिसोड लेकर हाजिर होंगे। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।